हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनवायरनमेंट के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप बने रहना। और एक अच्छी जो न्यूज़ ये आ रही है कि अब जो रिजर्वेशन वाला जो पॉलिसी है ना, जो 76% या 58% में जाके अटका हुआ है, वो थोड़ा क्लियर होने का दिख रहा है। कल ही हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें जो फॉरेस्ट सर्विस थी, इसको एसीएफ का एग्जाम या रेंजर के एग्जाम के नाम से जाना जाता है, वो जो फॉरेस्ट सर्विस वाला है, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस, उसका थोड़ा क्लियर हुआ है। और सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला है कि आप 50% पे रोस्टर जारी करो और इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराओ। ये हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। तो हो सकता है कि हमारा जो टीचर एग्जाम अटका हुआ है, क्योंकि उसका रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कि कितना परसेंट आरक्षण देना है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है ये भी अब बहुत जल्द क्लियर हो जाए और आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाए। तो अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सभी को पता है कि जो लोग छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट हैं उसमें से 90% लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी बात किया हूं जो लोग 19 में एग्जाम दिए थे और उनका एग्जाम नहीं निकला था, मार्क्स कम आए थे, क्योंकि वहां भी 19 में भी कंपटीशन था। अब 19 के कंपेयर में ये जो 23 वाला आपका एग्जाम होगा, 2023 वाला, वो और ज्यादा टफ होने वाला है। सो अवेयर रहिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड है और इसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है, वो सॉल्ट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, उस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, एनहाइड्रस, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। इनमें से चारों सॉल्ट के टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अब सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब उनमें कुछ विशेषताएं होती है। तो वो जो सॉल्ट है, सॉल्ट में कौन सी विशेषताएं को हम नाम देंगे जो जल का अवशोषण या एब्जॉर्ब करता है वाटर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट ये रहा। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है जो वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है? जो एटमॉस्फेयर में, मतलब वायुमंडल में जो पानी के वाटर वेपर होते हैं ना, पानी के भाप बोलते हैं इसको, वाटर वेपर, वो वाटर वेपर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोग ये एक्सपीरियंस किए होंगे रेनी सीजन में, मतलब वर्षा ऋतु के समय, जो आपके सॉल्ट होते हैं वो गीले हो जाते हैं, ऑटोमेटिक गीले हो जाते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो वर्षा ऋतु के समय, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वर्षा ऋतु में या रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का परसेंटेज सबसे ज्यादा कब होता है? तो रेनी सीजन में होता है। ये लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी सबसे हाई होता है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। तो यही आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या है या ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ये भी एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। तो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को बोलते हैं कि एयर में कितना पानी है, एयर में कितना पानी है परसेंटेज में लिया जाता है। तो जितना परसेंटेज हाई होगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र। चिपचिपा लगता है, आप थोड़ा फील किए होंगे। जैसे ही समर के बाद गर्मी, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसे ही हमारा रेनी सीजन आता है, मॉनसून सीजन जिसको बोलते हैं, बरसात वाला, तो ये गर्मी क्या होता है? सूखा होता है। ये सूखा गर्मी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शुष्क होता है, एकदम ड्राई होता है। लेकिन जैसे हम रेनी सीजन में पहुंचते हैं, रेनी सीजन में पहुंचते हैं, तो गर्मी तो वैसे ही रहेगी। यहां शुष्क गर्मी है, यहां पर थोड़ा चिपचिपा गर्मी होता है, पसीना खूब आते हैं और बॉडी हमेशा गीला गीला रहता है। इस वजह से खुजली, इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हमेशा रेनी सीजन में आपको दिखाई देंगे कि उसको खुजली हो रहा है। क्यों खुजली इसलिए हो रहा है? क्योंकि फंगस आ जाते हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी दिन भर गीला रहता है, दिन भर पसीने निकल रहे हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से क्या हो जाता है? बॉडी हमेशा गीला रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर का परसेंटेज है वो क्या है? काफी बढ़ गया है। इसको ही बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और यही ह्यूमिड या यही वाटर को ये जो सॉल्ट है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक प्लेट में कुछ सॉल्ट लेना, सॉल्ट लेके छोड़ देना, नमक नमक लेके छोड़ देना रेनी सीजन में। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे, थोड़ी देर क्या 4-5 घंटे बाद देखोगे सॉल्ट हल्का सा गीला गीला हो गया होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में पानी है उसको क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने करीब करीब 5 क्वेश्चन आपको बता दिया जो आपके एनवायरमेंट में या साइंस में एग्जाम में आ सकते हैं, ईवीएस में, पेपर 1 के सेक्शन में, और अगर हम लोग बात करें शिक्षक वर्ग 2, उसमें साइंस के सेक्शन में ये जुड़ेगा। अब आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया, हाइग्रोस्कोपिक सही होगा। अब एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, एनहाइड्रस, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अ कंपाउंड विच ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, जब हम किसी कंपाउंड, किसी सॉल्ट में से, ध्यान समझना, ये किसी सॉल्ट में से क्या करते हैं, इसको हीट करके, इसको गर्म करके इसके सारे पानी को अलग कर लेते हैं, मतलब सॉल्ट के अंदर पानी हुए H2O का मॉलिक्यूल। एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट है, देखो कॉपर सल्फेट डॉट 5 टाइम्स ऑफ H2O है। इसको क्या किया हमने, हीट किया, गर्म किया। हीट करने से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट अलग हो गया, कॉपर सल्फेट अलग हो गया, और जो ये वाटर था, 5 टाइम्स ऑफ वाटर था, ये क्या हो गया, एवोपरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया, भाप बन के उड़ गया, तो केवल कॉपर सॉल्ट बनाई। इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट, ये नोट कर लेना, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट होगा जिसका पानी हम बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट के साथ पानी वाला था, तो ये हाइड्रस सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट है, हाइड्रस, नाम से क्लियर, हाइड्रस, हाइड्रोजन वाला जो है ना पानी का मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए हाइड्रस बोलते हैं, हाइड्रस सॉल्ट। ये 2-3 चीज याद रखे रहना, हाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है। ये टीचर्स एग्जाम के दोनों वर्ग 1 और वर्ग 2 के इंपॉर्टेंट है। वर्ग 1 में ईवीएस में पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को, और वर्ग 2 में इसी को साइंस के सेक्शन में पूछा जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑप्शन में हाइड्रोफिलिक था, ये वर्ड लिख नोट कर लेना, ईवीएस और साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हाइड्रोफिलिक होगा इसका मतलब होता है वाटर लविंग, वो स्पीसीज जो वाटर से प्यार करेगा वो होगा वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब होगा जैसे वो सब्सटेंस या वो चीज जिसको पानी में डालोगे और पानी में घुल जाएगा, तो उसको बोलते हैं वाटर लविंग, या इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। इस चीज को याद रखना, हाइड्रोफिलिक मतलब वो सब्सटेंस जो पानी में घुल जाए। तो सॉल्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक है। सुगर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। सॉल्ट, सुगर हो गए, ये सब हाइड्रोफिलिक है, पानी में डालोगे तो पानी में ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी में ना घूमे। फोबिक एक डर होता है ना, फोबिक, फोबिया बोलते हैं, तो फोबिया से याद रखो, फोबिक, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे नहीं घुलेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑयल, ऑयल को, तेल को पानी में डालो तो नहीं घुलता, पानी में नहीं डिसॉल्व होता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन में मोर देन 5-6 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम में, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपके वर्ग 1 का, वर्ग 2 का साइंस का सेक्शन हो, ठीक है। प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो कोई और एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ ही जाएंगे जो व्यापम लेगा, जिसमें सब आप सब एलिजिबल हो, जिसके लिए अधिकतम ग्रेजुएशन की डिमांड होगी, ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, जैसे आरआई हो गया, इस तरह का एग्जाम आ सकता है। हॉस्टल वार्डन हो गया, हॉस्टल वार्डन में तो 12th पास मांगते हैं, तो इस तरह के एग्जाम भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन है, सरकार ऊपर दबाव है, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो संगठन से, जो कोचिंग वाले हैं, उन लोग लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, उन पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग भी लगातार सीएम हो गया है ना, गवर्नर हो गया, इनको लगातार ट्वीट करते रहो या इनको ईमेल करते रहो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सा एक कारक है, तो पेड़ पौधे से निकली गैस नहीं हो सकता ग्लोबल वार्मिंग के लिए। रसोई गैस है लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि और ऑप्शन भी दिख रहे हैं, वाहन से निकली गैसें और भट्टियों से निकली गर्म हवा तो नहीं होगा, ये गैसें ज्यादा खतरनाक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन से निकली गैसें। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट में आपको CO2 लेना है, वाटर वेपर होता है, इन लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल है। तो वाहन से CO2 गैस निकलता है,
तो ये CO2 क्या करता है, देखो थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये अर्थ है समझना, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, ये वायुमंडल का लेयर है, ध्यान से समझना, ये वायुमंडल है। एक सेकेंड, ये जो हो गया हमारा वायुमंडल का एक लेयर हो गया। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का एक आवरण पाया जाता है ना, दैट आवरण, उसी आवरण को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जो CO2 गैस है, जो CO2 गैस है वो हल्का होता है नेचर में, तो ये ऊपर जाके एक लेयर बना, यहां पर इकट्ठा हो जाता है CO2 ऐसे। CO2 क्या करेगा, एक इकट्ठा हो जाएगा ऐसे करके, इकट्ठा हो जाएगा। अब जो सन है, जो सन की गर्मी वाली रेज होती है, ऐसे रेज आ रही है, वो गर्म वाला इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडिएशन बोलते हैं इसको। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि सन का जो हीट है, ताप है, वो कौन से कारक से हमारे अर्थ तक पहुंचता है, तो वो रेडिएशन होता है, याद रखना, रेडिएशन के थ्रू हमारे अर्थ तक पहुंचता है। तो रेडिएशन जैसे ये अर्थ तक आएगा, अर्थ को गर्म करेगा। अब अर्थ को गर्म कर रहा है, तो अर्थ से एक रेडिएशन निकलता है, ये रेडिएशन लो होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि ये आवरण है ना, CO2 का जो आवरण है, इस आवरण को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो ये CO2 वाला आवरण को ब्रेक करके अंदर आ जा रही है। लेकिन अब यही जो रेडिएशन है अर्थ को गर्म कर रहा है, अब अर्थ को गर्म कर रहा है तो इससे भी एक रेडिएशन बाहर निकल रहा है। अब ये रेडिएशन, ये CO2 जो है ना, ये CO2 का जो आवरण है, इसको बाहर निकलने नहीं देता। अब हीट जो है, जो तापमान बढ़ रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इधर को गर्म करेगा, ये अंदर को ही गर्म करेगा। अब अंदर गर्म करेगा तो अर्थ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गर्म हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन होता, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये CO2 का आवरण है, अगर ये रेडिएशन आया, अर्थ को गर्म किया, और यही रेडिएशन वापस बाहर चले जाए, ये रेडिएशन ऐसे बाहर निकल जाए, तो जब बाहर निकल जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, समय के साथ ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया क्योंकि हीट लॉस हो गया, हीट बाहर निकल गया, ये सब हीट बाहर निकल गए, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। लेकिन ये CO2 क्या करता है, ये जो हीट एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेता है और रोक देता है, और इस वायुमंडल से बाहर निकलने को रोक देता है। अब वायुमंडल से बाहर निकलने को रोक दिया, तो ये जो वायुमंडल है हमारा, वो क्या होना चालू हो जाता है, गर्म होना चालू हो जाता है, और अल्टीमेटली अर्थ भी क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब ये सीटेट का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वह पक्षी जो पेड़ पर अपने घोंसले घोंसले मतलब नेस्ट को सबसे ऊंचा बनाता है या बहुत ऊंचा बनाता है, वह बर्ड कौन सा है। क्वेश्चन है कि कौन सा बर्ड जो अपने नेस्ट को बहुत हाई बनाता है ऑन अ ट्री। तो इसका ऑप्शन आपको दिया है, सनबर्ड हो गया, इंडियन रॉबिन हो गया, कौवा हो गया और डव हो गया। अब आपको इनमें से एक सही आंसर चूज करना है। चल इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर है क्रो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक चीज आपको पता होगा, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काला होती है ना। तो कोयल जो है वो कभी नेस्ट नहीं बनाती, कोयल कभी भी नेस्ट नहीं बनाती। ये क्या करती है, जो कौवा ने नेस्ट बनाया है, कौवा अपना घोंसला बनाया है, उस घोंसले में कौवा अपने एग को दे देती है। क्या आपने सुना होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना, कोयल नेस्ट नहीं बनाती है। अब देखिए कुछ इसमें फैक्ट है, बर्ड जो है अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें अपने एग दे सके और उस एग को सेक सके, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, पक्षी अपने अंडे देने और अपने बच्चों, अपने छोटे बच्चों को सेने के लिए, उसको सेकने के लिए घोंसला बनाती है। सभी पक्षी घोंसले का निर्माण नहीं करते हैं, कोयल उसमें से एक एग्जांपल है जो अपना अंडा वहां देती है, कौवे में देती, कौवे के घोंसले में देती है। ये सब आपको पता है। अब एक चीज और याद रख लेना, यहाँ पर एक थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लो कि कौन कौन से पक्षी किस किस मटेरियल से अपने अपने नेस्ट बनाते हैं। ये नोट कर लेना, कहीं से ढूंढ लेना, गूगल कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि कोयल तो बनाती नहीं है, कौवा किस मटेरियल से अपना नेस्ट बना रही है, या कोई और बर्ड है, स्पैरो हो गया या पिजन हो गया, है ना, कबूतर हो गया, ये अपने घोंसले कौन कौन से मटेरियल से, चीजों से बनाते हैं। कोई घास से बनाते हैं, कोई लोहे के तार, छोटे छोटे तार होते हैं, उस तार से बनाते हैं, कोई कैक्टस का यूज करके बनाते हैं। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखिए।
अब यहाँ पर दिया कौवा एक पेड़ की ऊंचाई पर विभिन्न सामग्री का उपयोग करके अपना घोंसला बनाता है। कबूतर जो है कैक्टस के पौधे या मेहंदी के पौधे के बीच अपना घोंसला बना लेता है, कबूतर जो है। गौरैया और कबूतर एक अलमारी के ऊपर शीशे के पीछे एक जगह पर अपना घोंसला बना लेता है। कबूतर आप देखोगे, कबूतर काफी फ्रेंडली होता है। सिटीज में देखोगे तो जो फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उस अपार्टमेंट्स के बीचों बीच में अपना घोंसला बना लेते हैं। लोग कहीं खिड़की हो गया, छज्जा हो गया या छत हो गया, वहां पर लोग घोंसला बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कुछ भी सजेशन होगा तो वो कमेंट में डाल देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ईवीएस का, उसमें उसको मैं इंप्रूव करूंगा। जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का भी आपको डाउट हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, ये वे समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ तरीका जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको दिक्कत हो रहा है, या इंग्लिश हिंदी का कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो थोड़ा कमेंट करना, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव किया जाएगा, डेफिनेटली इंप्रूव किया जाएगा। या ऐसा लग रहा हो आपको कि एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में 10-12 चीजें बता दे रहा हूँ जो आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है, तो वो थोड़ा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा थोड़ा लाइक कर देना। अब एक अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक बुक है जिसको 1859 में पब्लिश किया गया था, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या हिंदी में भी लिखा हुआ है ये किसका है, इसके राइटर कौन है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके बुक लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसने बहुत सारे स्पीसीज के बारे में, कैसे ओरिजिन हुआ, उसमें इवोल्यूशन क्या हुआ था, ये सब के बारे में उन्होंने बताया था। अब मुझे कमेंट करके बताना कि जॉन मेंडल का क्या योगदान है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जॉन मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मेंडल का आप मुझे योगदान बताइए, क्योंकि चार्ल्स डार्विन और जॉन मेंडल हम साथ में पढ़ते हैं, क्लास 10th के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज आप याद रख लेना, अब भले पहली से 5वीं को पढ़ाने वाले हो प्राइमरी में, जिसके लिए सीटेट पेपर 1 या फिर सीजीटेट पेपर 1 चाहिए होता है, लेकिन इसके जो ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं ना भाई, ये ईवीएस के जो क्वेश्चन है, ये अप टू 10th लेवल आपको करना है। ऐसा नहीं पहली से 5वीं कर लिए तो ईवीएस निकल जाएगा, अप टू 10th, अप टू 10th आपको करना है। इवन कभी कभी तो 11-12 से भी कुछ क्वेश्चन उठ के आएंगे, सो वो थोड़ा बाउंसर होगा, उसको आप नॉर्मली खेलिएगा, लेकिन 10th तक के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है चार्ल्स डार्विन हो गया और जॉन मेंडल हो गए, इनके बारे में 10th की बुक में डिटेल में दिया हुआ है, 10th बायो में। और मुझे अब कमेंट करके बताना जॉन मेंडल का किस क्षेत्र में योगदान है। इनके 3 लॉज आप पढ़ते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, शायद बायो वाले पकड़ लिए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है टेड पोल, 5वां क्वेश्चन है आज का। टेड पोल किसका बच्चा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो कमेंट करो इसका अगर आंसर आपको पता है। इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला अभी, ये कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ, तब तो मैं पानी पी लूं। ठीक, चलिए, तो जो टेड पोल होता है ना, वो फ्रॉग का, मेंढक का एक बच्चा होता है। इसको इस तरह देखो, जो फ्रॉग होती है ना, वो पानी में ढेर सारे अपने अंडे दे देती है, इस तरह से अपने अंडे दे देती है। और ये अंडे, देखिए यहां से देखो, ये जो अंडे है, ये एग है, ये धीरे से टेडपोल बनते हैं, फिर टेडपोल में विद 2 लेग आता है। ये टेडपोल एक स्ट्रक्चर, ऐसा तैरने वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे तैरते रहता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ठीक, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना, स्पर्म, उसकी तरह ये तैरते रहेगा, ऐसे करके एक बड़ा सा हेड होगा और एक ऐसे पूंछ होता है। टेडपोल यहाँ शायद आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे। फिर इसके बाद ये टेडपोल विद 2 लेग का स्ट्रक्चर आएगा, टेडपोल जिसके 2 लेग बन जाएंगे, फिर वो धीरे से टेडपोल विद 4 लेग बनेगा, फिर वही धीरे से फ्रॉग बन जाएगा, फ्रॉगलेट बनेगा, फिर जिसका शॉर्ट टेल होगा, फिर उसके बाद धीरे से एडल्ट फ्रॉग बनेगा, फिर एडल्ट फ्रॉग फिर से एग आएगा। तो ये फ्रॉग लाइफ साइकिल है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या साइकिल पढ़ना है मैं यहाँ बता देता हूँ। नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ना है एग्जाम के लिए, नाइट्रोजन साइकिल कमेंट करना, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ना है। आपको H2O का साइकिल पढ़ना है, H2O पानी का साइकिल। इसके अलावा आपको CO2 का साइकिल पढ़ना है। ये तो एग्जाम में आने के काफी चांसेस है, और भी बहुत सारे साइकिल्स हो सकते हैं। साइकिल मतलब चक्र होता है, इसको जीवन चक्र बोलेंगे हिंदी में, जीवन चक्र। ये क्या है? फ्रॉग का, मेंढक का जीवन चक्र। उससे आपको नाइट्रोजन का जीवन चक्र हो गया, वाटर का चक्र पढ़ना है और CO2 का चक्र पढ़ना ही है।
CO2 के चक्कर में आप O2 भी पढ़ लोगे, CO2 और O2 एक साथ ही आएंगे। ठीक, कमेंट करना अगर नहीं समझ में आएगा तो पढ़ा दूंगा मैं ये यूट्यूब में। फिर छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है देखो, चरने वाले पशु किसके द्वारा वनस्पति को बदल देते हैं? द ग्रेजिंग एनिमल चेंज वेजिटेशन बाय। तो ग्रेजिंग एनिमल का मतलब क्या होता है? वो पशु जो चरते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गाय चराने जा रहा हूं मैं, तो वो चारा चरते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके छोटे लीफ को खा लेंगे। जैसे एक प्लांट है, मैं एक थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ, ये छोटा सा एक प्लांट है और इसमें से पत्ती लगी हुई है, ये से पत्ती लगी हुई है। अब एग्जैक्टली तो मेरे से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करता हूँ। ये ऐसे पत्ती लगी हुई है, ऐसे करके आप लोग देखे होंगे पशुओं को चारा चरने वाले जो पशु होते हैं, ऐसे चारा। तो वो क्या करती है, जो गाय है या बकरी है, वो केवल लीफ को, इसके जो लीफ वाला पोर्शन है, पत्तियों वाला हिस्सा है, उस पत्तियों को क्या कर लेती है, वो चर लेती है। वो पूरे प्लांट को नहीं उखाड़ती, क्योंकि इसके ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप रूट्स होते हैं। जड़ के प्रकार भी आपको करना है, रूट्स के टाइप्स। ठीक है, रूट्स के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो जड़ों के प्रकार है उसको करना है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। फाइब्रस होता है, एक सीधे जाने वाली जड़ होती है, और एक फाइब्रस होता है जो पूरे सरफेस को पकड़ के बैठी होती है। ठीक है, तो को आपको पढ़ना है। तो जो चरने वाले एनिमल है ना, वो उनकी पत्तियों को खा लेती है पूरे। और ये जो इसका ब्रांच होता है, ये वाला हिस्सा जो है, वो इतना स्ट्रांगली जमीन के अंदर चिपके रहता है कि ये उखड़ नहीं पाता है। फिर कुछ दिनों में फिर से पत्ती आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्टिव ग्रेजिंग, ऑप्शन सी। तो उन लोग क्या करते हैं, एक क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझते हो, जो फूल होते हैं, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेशन क्या होता है, ये कोई फ्लावरिंग, ये कोई फ्लावर है। अब इस फ्लावर में क्या होते हैं आपको पता है, एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरीज होते हैं। तो ये जो एंथर है, यहां से बनता है पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये जो मक्खी है या ये जो हनी बी है, मधुमक्खी जिसको बोलेंगे, ये क्या करती है, इस पॉलन को अपने पैरों में चिपका के, ये जानबूझ के नहीं चिपकाती है, ये थोड़ा चिपचिपा होता है। तो पॉलन क्या होते हैं, चिपचिपा होते हैं। तो ये पॉलन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये पॉलन जो होते हैं ना, येलो येलो कलर के होते हैं, ये इनमें चिपक जाते हैं। अब ये चिपक के क्या होता है, अब ये जो मधुमक्खी है, अब इस फूल का रस जैसी पीने जाएगी वो, तो ये जो पॉलन है इसके स्टिग्मा में जाके फंस जाते हैं। तो इसको ही बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक दूसरा एग्जांपल देखो, ये यहां से एक फ्लावर से जो क्या था, पॉलन था, एक फ्लावर से पॉलन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक मूवमेंट, वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको याद रख लेना, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं एंथर। ये क्या है, एंथर है। अब हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा कंसीडर करना, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। तो ये एंथर है, एंथर में होते हैं पॉलन। अब थोड़ा कमेंट करके बता देना, एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉलन को हिंदी में क्या बोलते हैं, और स्टिग्मा स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये जो एंथर है, ये एंथर में होते हैं पॉलन। ये पॉलन ऐसे करके मूव करेंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। यहां पर होगा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये वाला हिस्सा है ओवरी, यहां पर बनेगा सीड। ठीक है, फिर सीड से फ्रूट, या पहले शायद सीड फ्रूट बनता है फिर सीड बनता है, मैं गलत बोल रहा हूं, इसको देख लेना। तो ये जो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता। फिर है स्प्रेडिंग डिजीज। अब जो चारा चल रहे हैं उससे रोग थोड़ी फैलेंगे, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। जो बीज का प्रसारण कौन करते हैं, ध्यान समझना, सीड डिस्पर्सल, और एक सेलेक्टिव ग्रेजिंग। इसका आंसर सेलेक्टिव ग्रेजिंग है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि सेलेक्टिव ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि आप सेलेक्ट करते हो कुछ चीजों को और फिर उसको खाते हो। मतलब कोई जानवर है, वो क्या करता है, जानवर पहले सेलेक्ट कर लेगा ये खाना है मेरे को, ऐसा वो दिमाग लगा लेता है तुरंत कि इसके केवल लीफ को खाना है, जो सूखे सूखे डंडे उसको नहीं खाना है, तो उसको बनेगा सेलेक्टिव ग्रेजिंग। ओके, चरने वाले जानवर केवल घास और पत्ते खाते हैं, न कि पौधे के फल। जंतु जो पौधे के फल खाते हैं वो बीज फैलाव में मदद करते हैं।
जो जंतु फल खा लेते हैं, जैसे पके हुए फल है, जैसे आम हो गया या कोई पका हुआ फ्रूट हो गया, वो खाते हैं। और फिर खाने के बाद वो उनके आफ्टर जो फ्रूट होता है ना, उसका कोट बहुत हार्ड होता है। अब कोट इतना हार्ड होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएशन के दौरान एज इट इज बाहर निकल जाता है। ठीक है, फ्रूट जो है एज इट इज बाहर निकल जाएगा। बाकी उसके सीड, सॉरी सीड, फ्रूट का सीड, मैं थोड़ा गलत बोला, एक बार फिर से बता दूं। जैसे कोई फ्रूट है, ये कोई फल है, इस फल में बहुत सारे बीज थे, थोड़ा हिंदी में बताने का प्रयास करता हूं। ये बीज है। अब कोई बंदर है, सपोज करो ये बंदर ये पूरे फल को खा गया। अब फल को खाया तो बीज भी खा लिया। अब डाइजेशन होगा। अब जैसे ही उसका डाइजेशन हो रहा है, ये कोई बंदर है सपोज करो, ये डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन में ना जो फ्रूट वाला हिस्सा है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये जो सीड है, बीज है, ये बीज क्या होगा, डाइजेशन नहीं होता है, बीज का डाइजेशन नहीं होगा। अब जैसे ही वो एक्सक्रिएट करेगा या पोटी करेगा, तो वे क्या होगा, ये बीज जो है वो एज इट इज बाहर निकल जाएंगे। और जहां पर भी अगर वो जमीन में ही करे किया, तो जमीन में जहां पर भी वो गिरेगा, फिर कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाएगा, वहां से एक नए प्लांट का पैदा हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं बीज फैलाव। ठीक। और परागकरण, परागण बोलते हैं, परागण जो पॉलिनेशन है ना, उसको क्या बोलते हैं, परागण। काफी हिंदी हो गया, इतना हिंदी तो मेरे को आता नहीं, बट गूगल की मदद से ये सब ट्राई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, उसको कमेंट करना, ताकि मैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकूं यहां पर। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं वो पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, इसका कमेंट करके बताओ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कि जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन आ रही है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है पृथ्वी में, वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है इनमें से कौन सा चीज या कौन सा मंडल। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आंसर कमेंट करके बताओ, एट द एंड में मैं ही बता दूंगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता जो डिजीज है, वो ऐसी मछली खाने से फैलता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सैनिक पारा कैडमियम उपयुक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है, व्यापम का फेवरेट प्रश्न रहा है कुछ सालों तक, ये लगातार एग्जाम में पूछा गया था। मिनी माता, ये मिनी माता सबसे पहले डिजीज कहां पाया गया, जापान में। ठीक है, जापान में वो जो फिश खाते थे वो फैक्ट्री के निकट था, उस फैक्ट्री में रिलीज होता था मरकरी, पारा। ठीक है, मरकरी आप लोग देखोगे थर्मोमीटर में यूज होता है ना, थर्मोमीटर के अंदर जो रेड कलर वाला जो हिस्सा होता है जो ऊपर जाता है, राइज करता है, वो क्या है, मरकरी पारा है। और एकमात्र मेटल है, मेटल मतलब धातु, एकमात्र धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एकमात्र धातु या मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो मेटल है। इसका सिंबल है Hg, मरकरी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा मरकरी। आगे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, शोला घास स्थल कहां पाए जाते हैं। ठीक है, शोला ग्रासलैंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, शोला ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, हमारे इंडिया में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में, और विंध्याचल फिर से रिपीट हो गया। सो ऑप्शन ए बी सी करो, ऑप्शन डी डिलीट कर दो, ये हटा दो, रिपीट हो गया ना क्योंकि। अब बताओ मुझे, शोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, शोला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शोला जो है ना, साउथ साइड में, साउथ इंडिया में जो ठंडे घास वाले क्षेत्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शोला बोलते हैं उन लोग। एक तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तमिलनाडु में शायद ऊटी तो नहीं है, एक कोई हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। वहां उसमें लोग ना थोड़ा अपने आप को विंटर में, मतलब गर्मियों में ना ठंडा फील करने के लिए, चिल करने के लिए जाते हैं उस जगह को, उसी को शोला बोलते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। अगर हम लोग इंडिया का ये मैप देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो गुजरात के बाद से जो हिस्सा है, इसको ये पूरा पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये इंडिया मैप है ना, ढंग का दिख नहीं रहा इंडिया मैप टाइप, थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं फिर से। ये गुजरात वाला हिस्सा हो जाएगा ऐसा करके कुछ, और ये अपना बांग्लादेश का कैसे बनेगा, है ना। तो ये गुजरात के पास से जो वाला हिस्सा है, ये होता है वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो हिस्सा है, ये है ईस्टर्न घाट। ठीक,
ये हो गया वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट, ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। और ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा ये पूर्वी घाट। यही बीच में तमिलनाडु के आसपास है, यहां पर आपको मिलेगा कार्डेमम हिल, ऐसे करके बहुत सारे जगह है यहाँ पर। यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी ऐसे खड़ी में नीलगिरी है जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ दोदा बेट्टा एक हिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यहाँ शोला घास के मैदान उष्ण कटिबंधी पहाड़ी वन में पाए जाते हैं, इसको याद रखना, उष्ण कटिबंधी पहाड़ी वन है जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, बाकी पढ़ लेना। 10th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। धीरे से हम लोग 100 जरूर करेंगे, लेकिन आज एक्सप्लेनेशन में इतना समय हो गया कि 10 तक ही पहुंच पाए। कोई नहीं, इसके बाद फास्ट अपन करेंगे। जो भी आपको इंप्रूव चाहिए कमेंट करना। पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर वो जगह है जहां ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ब्रह्मा, जो लॉर्ड ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर, टेम्पल कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में। और ये कहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर है अजमेर में। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अब ये व्यापम का एक टेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईवीएस का। एग मार्क का संबंध है, ये व्यापम में 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, इवन सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शिक्षक भर्ती के लिए। तो एग मार्क का संबंध है, आप मुझे कमेंट करके बताना, गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है, उत्पादन से है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट करके बताना। और एक इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन सा आवरण था जो सन के यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो ओजोन लेयर था, ओजोन लेयर था। ठीक है, ओजोन परत। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। एग मार्क का संबंध क्या है, इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग मार्क। ठीक, सो ईवीएस का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है टॉप 100 क्वेश्चन का, कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।